नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। खामेनी के अंतिम संस्कार में कौन जाएगा? खड़गे, सलमान और खेड़ा को ईरान का न्योता। अरुणाचल सीमा पर चीन की कथित घुसपैठ, सेना ने सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। नागरिकता साबित करने में नाकाम व्यक्ति, 15 दस्तावेजों के बावजूद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। महुआ मोइत्रा पर अंडे बैंगन फेंके, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर सरकार की रोक, व्हाट्सएप का आया जवाब। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा को निमंत्रण मिला है। ईरान ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए भारत सरकार को आधिकारिक निमंत्रण भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वहां जाने का खास न्योता मिला था। हालांकि प्रधानमंत्री अपने पूर्व निर्धारित विदेश दौरों के कारण वहां नहीं जा पाएंगे। मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर रहेंगे। उनकी जगह भारत सरकार का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल वहां ईरान भेजा जा रहा है। इस दल का नेतृत्व बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन कर सकते हैं। हालांकि प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन शामिल होगा यह अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ है। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी वहां से बुलावा आया है। खबरों के अनुसार वो तेहरान जाकर ईरान की जनता और नेतृत्व के प्रति शोक व्यक्त करेंगी। महबूबा मुफ्ती के अलावा जम्मू कश्मीर के 5 प्रमुख शिया धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है। ये अंतिम संस्कार 3 जुलाई से 9 जुलाई तक तेहरान और कुम में होगा। अंत में खामेनी को मशहद के पवित्र स्थल पर पूरी गरिमा के साथ दफनाया जाएगा। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन अरुणाचल सीमा पर नई सड़क बना रहा है। ये इलाका मैकमोहन रेखा के पास है, जिसे लेकर दोनों देशों में मतभेद है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चीन उनकी जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में नाहा वेलफेयर सोसाइटी ने बड़ा दावा किया। इस आदिवासी समुदाय का कहना है कि पिछले 6 सालों में चीनी सेना ने धीरे धीरे उनके पारंपरिक चारागाहों, शिकार और खेती वाली जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर ये जानकारी दी। सोसाइटी का आरोप है कि चीन ने भारतीय सीमा के अंदर सड़कें, कैंप और अन्य ढांचा खड़ा कर दिया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि वो तुरंत मौके पर जाकर जांच करें। हालांकि भारतीय सेना ने इन सभी दावों को पूरी तरह गलत बताया है। सेना का कहना है कि ऐसी खबरें आधारहीन हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके जवाब में भारत ने भी अपनी सीमा पर विकास का काम तेज कर दिया। सरकार अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के जरिए सीमा तक पहुंच आसान बना रही है। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से सीमा पर बसे गांवों का विकास किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान की 117 प्रमुख हस्तियों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ को खुला पत्र लिखकर सभी लंबित मुद्दों पर फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की। पत्र में जम्मू कश्मीर पर चर्चा दोबारा शुरू करने, दोनों देशों के बीच तनाव कम करने, सैन्य मौजूदगी घटाने और स्थायी शांति की दिशा में कदम उठाने की मांग की गई है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बहाल करने, वीजा सेवाएं शुरू करने, व्यापार और बस सेवाएं फिर से शुरू करने तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की भी अपील की गई है। इस पत्र पर जम्मू कश्मीर के कई नेताओं, पूर्व अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर हैं। वहीं बीजेपी ने इस पहल का बड़ा विरोध किया है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा, यह पत्र पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत का रुख बिल्कुल साफ है, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। बीजेपी का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद और घुसपैठ पूरी तरह बंद नहीं करता, तब तक सामान्य बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान से बीजेपी को घेरा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत का समर्थन किया था। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागरिकता साबित करने में फेल रहे व्यक्ति को विदेशी घोषित कर दिया है। असम में अदालत ने एक व्यक्ति को विदेशी घोषित करने के ट्रिब्यूनल के आदेश को सही ठहराया। इस व्यक्ति ने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 15 दस्तावेज पेश किए थे। इनमें 1951 का एनआरसी, स्कूल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड शामिल थे। हालांकि कोर्ट ने पाया कि ये दस्तावेज नागरिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जजों ने कहा कि पेश किए गए एनआरसी की कॉपी कानूनन वैध नहीं थी। स्कूल सर्टिफिकेट
और जमीन के कागजात भी पारिवारिक संबंध दिखाने में असफल रहे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पैन कार्ड और वोटर आईडी नागरिकता का सबूत नहीं माने जाते। सुनवाई के दौरान मतदाता सूचियों में भी उम्र और पते को लेकर कई खामियां मिली। इन अलग अलग गांवों के रिकॉर्ड में परिवार की कोई स्पष्ट कड़ी नहीं जुड़ी। इसी वजह से अदालत ने व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल ये व्यक्ति कानूनी राहत के अन्य विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हमले जारी हैं। सांसद महुआ मोइत्रा का आरोप है कि कृष्णा नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान रेस्टोरेंट के बाहर जुटी भीड़ ने इमारत की ओर अंडे और बैंगन फेंके। महुआ ने इस पूरी घटना का फेसबुक लाइव किया और आरोप लगाया कि हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया, जबकि पुलिस काफी देर तक मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने कहा कि पुलिस और सीआरपीएफ करीब 15 मिनट बाद मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक भीड़ को हटाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। महुआ मोइत्रा ने लाइव वीडियो में कहा, ये पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की हकीकत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ में शामिल लोगों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाद में पुलिस यही कहेगी कि आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी। उन्होंने ये भी कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र से डरकर नहीं जाएंगी और किसी तरह की पुलिस सुरक्षा भी नहीं लेंगी। महुआ ने डीजीपी को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर भी शिकायत की और कहा कि पुलिस घंटों तक तमाशा देखती रही। इससे पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि उनके घर के बाहर देर रात पत्थरबाजी हुई और फिर आरोपी अचानक फरार हो गए। महुआ पर हमले को लेकर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि क्या गुंडागर्दी मची है बंगाल में। संजय सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को टैग करते हुए लिखा कि एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, आपको तुरंत इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए और अधिकारियों को विशेषाधिकार हनन समिति के समक्ष बुलाना चाहिए। लेकिन इस पर बीजेपी का कहना है कि टीएमसी पर हमला कर रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि अंडे फेंकने की घटनाएं बंद होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए टीएमसी को भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी पर हमला कर रही है। समीक ने तंज करते हुए कहा कि पुलिस कैसे पहचान करेगी कि किसकी जेब में अंडे हैं। अंडे पकड़ने वाली कोई मशीन नहीं होती है और मेटल डिटेक्टर भी अंडे नहीं पकड़ सकता। उन्होंने व्यंग्य में कहा कि शायद अब इसके लिए नई मशीन लानी पड़ेगी। बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसी घटनाओं से पूरे पश्चिम बंगाल की छवि खराब हो रही है और राज्य में इस तरह की राजनीति बंद होनी चाहिए। राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी और गबन मामले की जांच अब और तेज हो गई है। पुलिस और एसआईटी ने करीब 70 लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें ट्रस्ट के कर्मचारी, चढ़ावे का प्रबंधन करने वाले लोग, सुरक्षा कर्मी और एसबीआई से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। जांच एजेंसी मामले के हर पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही है। जेल में बंद आरोपियों से भी लगातार पूछताछ हो रही है। मंगलवार को आरोपी अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई, जबकि टिन्नू यादव समेत अन्य आरोपियों से भी जल्द पूछताछ होगी। पुलिस उनके बयानों को दस्तावेजों और सबूतों से मिलान कर रही है। अविनाश शुक्ला के घर से पहले लाखों रुपए नगद और कई अहम दस्तावेज मिले थे। पुलिस अब पैसों के स्रोत, लेन देन और निवेश की जांच कर रही है। साथ ही एसबीआई के कुछ कर्मचारियों और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। जरूरत पड़ने पर पुलिस अदालत से दोबारा पूछताछ की अनुमति भी मांग सकती है। इस बीच मामले की जांच कर रही एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक बहुत बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके में आज कई दिग्गज नेता शामिल होने जा रहे हैं। मामल्लापुरम के एक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में यह बड़ा फेरबदल होगा। एआईएडीएमके के कम से कम 5 पूर्व मंत्री आज अपनी पुरानी पार्टी छोड़ेंगे। इनके साथ ही करीब 15 पूर्व विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता टीवीके का दामन थामेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरी की बेटी कायाल विजी भी आज विजय की पार्टी में आएंगी। करूर और पुदुकोट्टई के कई स्थानीय नेता भी आज टीवीके की ताकत बढ़ाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद एआईएडीएमके के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हाल ही में पार्टी के 4 अन्य पूर्व मंत्री भी टीवीके में शामिल हुए थे। टीवीके अब अपनी संगठनात्मक मजबूती के लिए अनुभवी नेताओं को साथ जोड़ रही है। आने वाले चुनावी मुकाबलों के लिए विजय अपनी जमीन तैयार करने में जुटे हैं। व्हाट्सएप ने हाल ही में दुनिया भर में यूजर नेम फीचर शुरू करने का ऐलान किया था। इस फीचर के जरिए लोग बिना नंबर शेयर किए एक दूसरे से जुड़ सकते थे, लेकिन भारत सरकार ने इस पर तुरंत रोक लगा दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मेटा को सख्त नोटिस भेजा। सरकार का कहना है ये नया फीचर देश में अपराध बढ़ा सकता है। इससे धोखाधड़ी, फिशिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में बढ़ोतरी की आशंका है। सरकार को डर है कि गलत लोग फर्जी नाम से लोगों को गुमराह कर सकते हैं। मेटा से कहा गया है कि सरकार की सहमति के बिना इसे
लॉन्च ना करे। कंपनी से 3 दिनों के भीतर इस पर विस्तृत स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। हालांकि व्हाट्सएप का दावा है कि इससे लोगों की गोपनीयता और सुरक्षा बढ़ेगी। व्हाट्सएप ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना फोन नंबर के ऐप इस्तेमाल नहीं होगा। फिलहाल सरकार ने सुरक्षा कारणों से इस फीचर की शुरुआत पर रोक लगा दी। अगर सुरक्षा के इंतजाम कम लगे तो इस फीचर पर पूरी तरह रोक लग सकती है। अभी इस मुद्दे पर सरकार और कंपनी के बीच बातचीत का दौर जारी है। कतर की राजधानी दोहा में ईरान और अमेरिका के बीच 2 दिनों तक चली बातचीत अब खत्म हो गई है। ये वार्ता मुख्य रूप से तकनीकी मुद्दों और आपसी समझौते को लागू करने पर केंद्रित रही। दोनों पक्षों के बीच ईरान की जब्त $6 अरब की राशि जारी करने पर सहमति बनी है। इस राशि का उपयोग ईरान अपनी घरेलू जरूरतों और सामान खरीदने में कर सकेगा। बातचीत का एक अहम लक्ष्य हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से समुद्री व्यापार को पूरी तरह बहाल करना है। हालांकि परमाणु कार्यक्रम जैसे बड़े और कठिन मसलों पर फिलहाल कोई ठोस हल नहीं निकला। ये सभी चर्चाएं परोक्ष रूप से मध्यस्थों के जरिए की गई थी। ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल एक दूसरे से सीधे नहीं मिले। कतर और पाकिस्तान ने इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। व्हाइट हाउस और तेहरान दोनों ने इस दौरे को सकारात्मक कदम माना। हालांकि भविष्य के नतीजे पूरी तरह से दोनों देशों के अगले कदमों पर निर्भर करेंगे। अब अगली वार्ता का दौर ईरान के आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार के बाद होगा। सुबह 9 के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.